नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। कोरोना काल की सेकेंड वेव और पूरा देश उससे जूझ रहा, लेकिन उसी बीच में उत्तर प्रदेश को लेकर अगर हम देखें तो जहां परिस्थितियां अचानक से बिगड़ी थी, लेकिन उसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार ने जिस तरीके से मोर्चा संभाला और ट्रिपल टी के फॉर्मूले के साथ जब वो आगे बढ़े तो आज उसकी चर्चा दुनिया भर में हो रही है। उसी रोड मैप को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खुद इस वक्त डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा साहब जुड़ चुके हैं। दिनेश शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। बहुत धन्यवाद आपका, आभार आपका। दिनेश शर्मा जी, सबसे पहला यही सवाल, उत्तर प्रदेश ने जिस तरीके से सेकेंड वेव में एक झटका लगा तो जरूर, लेकिन उसके बाद एक रोड मैप के साथ आगे बढ़ने का काम किया, यह वाकई अब दुनिया में चर्चा का सवाल है। लेकिन वो समय आप लोगों को भी याद आ रहा होगा जब अचानक से पैनिक बहुत फैल गया था, समझ से परे था कि कैसे संभालें। देखिए, निश्चित रूप में जो प्रथम लहर थी कोरोना संक्रमण की, उसमें बड़े बाखूबी तौर पर हम लोगों ने बगैर तैयारी, शुरुआत में इतनी तैयारी नहीं थी 2 मार्च 2020 में जब पहला केस आया था जी। लेकिन हम लोगों ने जल्दी सब तैयारियां की, उसका उपाय खोजे, लॉकडाउन लगाया, ऑक्सीजन का व्यवस्था किया, हॉस्पिटल्स का दवा का व्यवस्था किया और काफ़ी हद तक हमने उस कोरोना की प्रथम लहर का सामना बड़े साहसपूर्ण तरीके से उत्तर प्रदेश ने किया। इसकी सर्वत्र प्रशंसा हुई जी। और उस समय बाहर से जो हमारे श्रमिक आ रहे थे, उनके बाद भी गांवों में संक्रमण नहीं फैलने पाया था। उसका वजह थी कि हमने क्वारंटीन करके पहले से रख रखा था और उनका परीक्षण की व्यापक व्यवस्था हमने करी थी। कोरोना की दूसरी लहर की तीव्रता पहले से कहीं अधिक थी और शुरुआत में एक समय ऐसा भी था अप्रैल में कि जब 3,10,000 से ऊपर अधिक एक्टिव केस एक साथ आए थे जी। और ऐसा लगा कि ये जो संक्रमण है ये और तीव्र गति से बढ़ेगा। बिल्कुल। लेकिन मुझको लगता है कि जो हमारे प्रदेश में जो एक दिन में अधिकतम केस आने का जो संभावनाएं तमाम विशेषज्ञ व्यक्त कर रहे थे कि 1 लाख से भी ऊपर यहाँ पर आएगा, उत्तर प्रदेश में संक्रमण के एक्टिव केस आएंगे और उत्तर प्रदेश की स्थिति बड़ी भयावह हो जाएगी, इस प्रकार के संभावनाएं और इस प्रकार के वक्तव्य आ रहे थे। ऐसे समय हमारे वहाँ जो मैक्सिमम केसेस आए वो 38,000 के आसपास आए थे जी। आज हमारे वहाँ स्थिति ये है कि 3,10,000 एक्टिव केस से घट के हमारी वर्तमान में जब हम आपसे बात कर रहे हैं 52,244 एक्टिव केस कुल प्रदेश में रह गए हैं। और कोरोना संक्रमण की मुझे बताते हुए आपको खुशी है कि उत्तर प्रदेश में जो सबसे अच्छी रेट है रिकवरी की, वर्तमान दर 95 के आसपास हो गई है। और संक्रमण की रोक के लिए पूरे प्रदेश में गांव-गांव हमारा जो सैनिटाइजेशन का कार्य है, जो हमारा निःशुल्क जांच का कार्य है, जो उनका उपचार का कार्य है और जिसको हमने नाम दिया है ट्रिपल टी। ट्रिपल टी का सीधा से तात्पर्य हो गया कि हमने जो ट्रेस है, टेस्ट है और ट्रीट है, इसका कार्य बड़े युद्ध स्तर पर किया है और इसका प्रभाव ये हुआ कि जो संक्रमण तेजी से बढ़ रहा था वो आज घटने लगा है। हमने चिन्हीकरण किया है कि कौन लोग इससे संक्रमित होने की जिनको संभावना है, कौन लोग के में सिम्टम्स आ रहे हैं। उसके बाद जो हमारे 97,000 गाँव हैं उनमें हमने 70,000 के आसपास निगरानी समितियों का गठन किया है और ये निगरानी समितियों के माध्यम से ग्राम प्रधानों को उसका अध्यक्ष बनाया गया है, शहर में पार्षदों को उसका अध्यक्ष बनाया गया है या अन्य महत्वपूर्ण लोगों को उसका अध्यक्ष बनाया गया है। जगह जगह हमने अपने सरकारी साधन संसाधन के साथ साथ चाहे मेडिकल किट का वितरण रहा हो, चाहे भाप की मशीन रही हो या विभिन्न प्रकार के ऑक्सीजन को नापने के यंत्र रहे हों, गांव-गांव तक इनका विस्तारीकरण हमने किया है और जो संभावनाएं हों उसी समय उनका उपचार वहीं पर उनको मिल सके, इसके लिए जो वहाँ पर हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थे, जो हमारे प्रांतीय स्वास्थ्य केंद्र थे, उन सब की व्यवस्थाओं को और दुरुस्त करने का काम हमने हमारे वहाँ पे किया गया है। और ये बताते हुए हमें खुशी है कि प्रदेश में लगभग 1,75,00,000 से भी ज़्यादा वैक्सीन की जो डोज है वो हमने पूरे प्रदेश में लगाई है। और अगर आप देखो तो 3,58,000 तक हमारा एक दिन में टेस्टिंग पहुंचा है, यानी गांव-गांव में भी हम टेस्टिंग के काम को बड़ी तेज रफ्तार प्रदान कर रहे हैं। लेकिन इसमें
जो हमारे जो कोरोना के जो टेस्ट हैं वो अब तक 4,85,00,000 से भी ऊपर कोरोना के जो ये टेस्ट हैं वो हो चुके हैं और 1,75,00,000 के आसपास वैक्सीन लग चुकी है। हमारे जो सिस्टम है ट्रिपल टी का रहा हो या हमारे टेस्टिंग का रहा हो या वैक्सीनेशन का रहा हो, हमारे वहाँ के जो सिस्टम्स हैं उनका WHO ने भी नीति आयोग ने भी प्रशंसा की है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को साधुवाद इसलिए देना चाहता हूं कि सबल नेतृत्व और मार्गदर्शन में प्रधानमंत्री जी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने खुद कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद दिन रात जिस तरह काम किया है, आज पूरा प्रदेश सरकार के हर मंत्रियों को एक एक जिले का 2-2 जिलों का भार सौंपा गया, नोडल अधिकारी अलग अलग जिलों में बनाए गए, हर जिले की अलग से एक नीति बनाई गई कि स्वास्थ्य की व्यवस्था कैसे हो, और उनमें कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करने के बाद आज पूरे प्रदेश में जो कहा जाए कि जो पिछला 24 घंटा हमारा था उसमें तो उत्तर प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट जो थी वो 0.7 तक का आ गई। यानी आज बिल्कुल दिनेश शर्मा जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि अब सुधार बहुत ज्यादा है, लेकिन यह कहने में भी मुझे कोई संकोच नहीं हो रहा कि स्थिति वाकई बहुत खराब हो गई थी, सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं बल्कि देश के तमाम अलग अलग राज्यों की, और यह संकट का समय था। लेकिन जिस तरीके से एक फॉर्मूला बनाया गया और उस पर गांव-गांव तक लोग पहुंचे, आपने निगरानी समितियों का गठन किया, सरकार ने उस पर काम किया, तो उसका एक परिणाम भी निकल कर आया। लेकिन उसी बीच में अब वैक्सीनेशन को लेकर भी सवाल है। तमाम राज्य ऐसे हैं जो कि आरोप प्रत्यारोप में लगे हुए हैं, केंद्र को कोई घेर रहा और यह कह रहा कि केंद्र बंटवारा कर रहा है, बांट बांट कर राजनीति हो रही है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि अगर पाकिस्तान से युद्ध होगा तो क्या अलग अलग राज्य टैंक खरीदेंगे। उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन की स्थिति क्या है और उसके लिए कौन सा फॉर्मूला आप लोगों ने अपनाया है जो वाकई धरातल तक पहुंच रहा? क्योंकि सिर्फ वैक्सीन लगवानी नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ तमाम ऐसे लोग हैं जो कि वैक्सीन को लेकर भ्रम फैला रहे या भ्रमित हो चुके हैं, उनको समझाना भी है। देखिए, कुछ लोग वैक्सीनेशन को लेकर और कोरोना संक्रमण पे जो सरकार के नियोजन हैं सफलतापूर्वक, जो हमारा जिसको कहते हैं यूपी मॉडल, योगी मॉडल, उसको सफलता देखकर विपक्ष राजनीति कहीं कहीं वैक्सीनेशन को लेकर या टीकाकरण के साथ साथ कहीं जो हमारी टेस्टिंग है उसको लेकर आरोप प्रत्यारोप लगाने का प्रयत्न करते हैं। क्योंकि आज चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, कार्यकर्ता आज सेवा ही संगठन के नाम से गांव-गांव तक आज सेवा कार्य करने में जहां जुटे हैं, वहीं सरकार अपने साधन संसाधनों के माध्यम से चिकित्सीय जो साधन हैं उनका उपयोग करते हुए लोगों को संरक्षित करने का काम कर रही है। मैंने पहले बताया कि आपने पूछा वैक्सीन की स्थिति क्या है, तो 1,75,00,000 के आसपास वैक्सीन लग चुका है। उत्तर प्रदेश शायद पहला राज्य है जो हमने 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को, जो 44 साल तक के हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन किया है। बिल्कुल, केंद्र सरकार ने 45 साल से ऊपर के लोगों का निःशुल्क वैक्सीनेशन करने का जहां काम किया है, यानी उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन फ्री। सरकारी हॉस्पिटल्स में जो हमारा जांच है वो निःशुल्क है। 1,000 रुपये हम श्रमिकों को, जो दिहाड़ी मजदूर या इस प्रकार के ठेला कुंचे वाले हैं, उनको हम दे रहे हैं। 5 किलो का राशन हम प्रति यूनिट फ्री दे रहे हैं 3 महीने तक का। और अगर देखा जाए तो क्वारंटीन का काम भी हम फ्री कर रहे हैं। सरकारी हॉस्पिटल्स में जो या जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जो मेडिकल कॉलेज हैं, उनको जिसने गवर्नमेंट ने लिया है, हम निःशुल्क उपचार उनका वहां पर करा रहे हैं। ऐसा पूरा भारत देश में कहीं किसी राज्य में देखने को नहीं मिलता है। हम निःशुल्क व्यवस्थाओं के साथ साथ हमने प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं उनके भी रेट फिक्स किए हैं, और जिन्होंने ज़्यादा पैसे लेने की कोशिश अगर करी तो उनके खिलाफ हमने कार्रवाई भी सुनिश्चित कराई है। हमने 1,000 मीट्रिक टन से ऊपर का जो ऑक्सीजन है वो हमने सुनिश्चित कराया उत्तर प्रदेश में। आज हमारे ऑक्सीजन की आधी लगभग जो है डिमांड रह गई है। और अगर देखा जाए तो कल तो 24 घंटे में 552 के आसपास ऑक्सीजन की 552 मीट्रिक टन की ही हमको केवल सप्लाई की आवश्यकता पड़ी थी। आज उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो हमने आगे की व्यवस्था भी किया है कि जो हमें तमाम प्रकार की जो सूचनाएं प्राप्त हो रही कि तीसरी लहर आएगी, बच्चों पर प्रभाव पड़ेगा, महिलाओं पर प्रभाव पड़ेगा, उसकी व्यवस्था करते हुए हमने 485 ऑक्सीजन प्लांट हमने स्वीकृत किए हैं। और बताते हुए मुझे खुशी है कि 285 प्लांट बनने की प्रक्रिया भी चालू हो गई है।
और उनमें से 32 प्लांट क्रियाशील हो गए। हमारे 90% जो से अधिक जो प्लांट हैं वो वातावरण से ऑक्सीजन बनाने वाले प्लांट हैं। यानी उत्तर प्रदेश हर चीज की एक नियोजित व्यवस्था को करने में सफल बना है। दिनेश और शर्मा जी, शायद इसमें इसीलिए कोई शक नहीं है और इसकी चर्चा लगातार हो रही है। और देखिए, सरकार में जो होता है उसकी जिम्मेदारी भी होती है, सिर्फ वाहवाही वो नहीं चाहता है, वो आलोचना भी स्वीकार करता है। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। और आप लोगों के समय में भी जब संकट आया तो आप लोगों ने उस आलोचना को भी स्वीकार किया, लेकिन साथ में अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए आगे भी बढ़े। यहां पर सवाल एक और आ जाता है, जब आपने कहा कि थर्ड वेव की अगर आशंका है तो हमारी ये तैयारी है, ऑक्सीजन कैसे आएगा, प्लांट हमारे यहां पहले से अब लगने शुरू हो गए हैं, कुछ क्रियाशील भी हो गए हैं। आप खुद ये मानते हैं कि हां, सेकेंड वेव जब आई उसमें और उसके आने के बीच का जो गैप था उसमें कहीं ना कहीं चूक हुई, हर स्तर पर, हर क्षेत्र में, इस वजह से नुकसान हुआ? देखिए, इसको चूक नहीं कहेंगे। हमारी इतनी बड़ी व्यवस्थाएं अगर नहीं होती तो शायद उत्तर प्रदेश में बहुत कठिनाई का सामना हमें करना पड़ता है। हमारी व्यवस्थाएं जितनी थी, उन व्यवस्थाओं में जो लहर की तीव्रता थी, वो जब तेजी के साथ बढ़ी है तो कहीं ना कहीं हमारा उससे सामंजस्य, संतुलन बैठाने में एक समय ऐसा भी आया, 1-2 दिन, कि हमें कठिनाई का सामना करना पड़ा। लेकिन हमने, सरकार की कार्यकुशलता थी कि हमने जल्दी ही उन स्थितियों पर नियंत्रण पाया। दिनेश शर्मा जी, यहां पर विपक्ष की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जो सत्ता पक्ष में होता है उसकी तो जवाबदेही होती है, लेकिन लोकतंत्र में जिम्मेदारी सब पर है। जरूरी नहीं कि आप सत्ता में रहें तभी आपको काम करना है और विपक्ष में रहकर सिर्फ सवाल करना है। गंगा किनारे की एक तस्वीर निकलती है और फिर उस पर सच्चाई भी सामने आती है। ऐसा नहीं है कि इस दौरान कुछ मौतें नहीं हुई या मौतें नहीं हुई, लेकिन उस तस्वीर को लेकर जिस तरीके से सोशल मीडिया और तमाम चैनलों पर भी दिखाया गया, तमाम तरह के आरोप लगाए गए, ये अपने आप में बेहद ज्यादा चिंताजनक था कि क्या इस स्तर पर भी राजनीति होगी? देखिए, दुखद पहलू है ये एक प्रकार का कि हमारे कांग्रेस के एक राष्ट्रीय नेता जो ट्वीट बहुत सारा करते हैं, उन्होंने वैक्सीन हिंदुस्तान में बन पाएगी इसी पर पहले उन्होंने ट्वीट करके आशंका व्यक्त कर दी। जब बनी तो उन्होंने वैक्सीन सफल होगी इस पे उन्होंने दूसरा ट्वीट करके आशंका व्यक्त कर दी। तीसरी जब ये हुआ कि एक के बजाय 2-2 वैक्सीन सफलतापूर्वक हमारे वहां पर आ गई तो उन्होंने वैक्सीन के टीके लग पाएंगे इस पर आशंका और उस पर दुष्प्रभाव होंगे इस पे आशंका व्यक्त कर दी। वही उत्तर प्रदेश के एक विपक्ष के बहुत बड़े नेता, मैं सभी नेताओं का बहुत सम्मान करता हूं, उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने कह दिया कि ये बीजेपी की वैक्सीन है और मैं तो इसको नहीं लगवाऊंगा, मेरे कार्यकर्ता तब लगवाएंगे जब हम सरकार में आ जाएंगे, तो हम अपनी वैक्सीन इनको लगवाएंगे। यानी जनता को दुष्प्रचारित करके एक बड़े नेता थे जो हैदराबाद से आए थे और वो आकर ये बोलने लगे कि ये वैक्सीन नहीं, ये हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है। और उसके बाद आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा खुद वैक्सीन लगाते हुए दिखाई पड़े। महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े नेता हैं, राज सत्ता में आसीन है, उन्होंने बुराई की, आज वो वैक्सीन की डिमांड कर रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के वो नेता जो कहते थे कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, जब हम सत्ता में आएंगे तो वैक्सीन तो हम लगवाएंगे लोगों को, वो आज कह रहे हैं कि वैक्सीन को और ज्यादा लगवाना चाहिए। यानी सरकार के कामों को आप प्रशंसा नहीं कर सकते तो कम से कम जनता को दिग्भ्रमित करने का जो षड्यंत्र है उससे बचना चाहिए विपक्ष को, ऐसा मेरा मानना है। दिनेश शर्मा जी, जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं ने जो भ्रम फैलाया या फिर सत्ता पक्ष के भी बहुत सारे नेताओं ने मास्क को लेकर मैंने देखा है, और ये कहते मुझे कोई संकोच आपसे नहीं हो रहा है कि उन्होंने भी कई तरह के बयान दिए थे। हालांकि पार्टी ने उससे किनारा किया, पार्टी ने उनको बोला भी कि ऐसे बयान नहीं होने चाहिए, लेकिन उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपने व्यक्तिगत बयान दिए। यहां पर डॉक्टरों की अगर हम भूमिका को देखें, वो चाहे कोई भी पैथी हो, सभी ने बहुत मेहनत की, वो चाहे एलोपैथ हो, वेद हो या फिर होम्योपैथ हो, सभी पद्धति ने मिलकर कोरोना की लड़ाई को लड़ा है और लंबी लड़ाई हमें अभी लड़नी है। वहां पर बाबा रामदेव का जो बयान आया, एक नई लड़ाई छिड़ गई और सरकार के लिए चुनौती हो गई है, क्योंकि आईएमए अब खड़ा हो गया है कि नहीं, ये हमारे खिलाफ एक साजिश है और इस तरीके के बयानबाजी को हम स्वीकार नहीं करेंगे। सरकार के लिए दो तरफा चुनौती हो गई, क्योंकि उनसे काम भी कराना है, उनका रहना बहुत जरूरी भी है। देखिए, जो चिकित्सा के क्षेत्र में है, हर पैथी का अपना अमूल्य योगदान है और एलोपैथिक ने बहुत लोगों के प्राण की रक्षा करी है, वहीं आयुर्वेद ने और होम्योपैथ ने भी बहुत लोगों को जड़ से रोगों को दूर करने में अपना योगदान दिया है। मैं समझता हूं कि किसी प्रकार का पैथी का आपस का प्रतिद्वंद्वता
या आपस में एक दूसरे का विरोध, ये अच्छा नहीं है। मैं किसी के वक्तव्य पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। हाँ, मैंने टेलीविजन पे सुना जरूर है कि जिनके आप रामदेव जी का, आचार्य जी का जो आप जिक्र कर रहे थे, उनका स्पष्टीकरण स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार को पहुंच चुका है। अब इस विवाद को मैं समझता हूं कि तूल नहीं देना चाहिए। दिनेश शर्मा जी, हमें थर्ड वेव की तैयारी करनी है, आपने बताया भी कि उसकी तैयारी सरकार किस स्तर पर कर रही है, लेकिन साथ में जो जीवन के और हिस्से हैं उस पर भी हमें आगे की तैयारी करनी है। आप शिक्षा विभाग को भी देखते हैं, उस व्यवस्था को भी बढ़ाना है। बहुत सारे अभिभावक, बहुत सारे बच्चों के मन का सवाल है कि 10वीं तो नहीं, लेकिन 12वीं की परीक्षा का क्या, भविष्य की शिक्षा का क्या, उस स्तर पर प्लानिंग क्या कर रहे हैं आप लोग? निश्चित तौर पे बच्चों का भविष्य देखते हुए हम लोग कोई निर्णय लेंगे। हमारी प्रथम प्राथमिकता है बच्चों का और शिक्षकों के स्वास्थ्य की रक्षा करना, और उसके साथ साथ उनकी जीविका, जो हमारे वहाँ पे नागरिक हैं उनकी जीविका, और साथ साथ में उनका जो जीवन है, भविष्य है, वो भी संरक्षित रहे। इस सारे विकल्पों पर विचार करने के बाद मैं समझता हूँ कि आज से कल तक में हम लोग निर्णय की स्थिति में आगे पहुँच जाएंगे। ठीक है, आपने कहा कि आज से कल के बीच में हम निर्णय ले लेंगे या फिर जो फैसला होगा वो सामने आ जाएगा। केंद्र ने सुझाव भी मांगा था, तो उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से, आपकी तरफ से क्या सुझाव है परीक्षाओं को लेकर? नहीं, देखिए, जहाँ तक का केंद्र का जो सीबीएसई के बारे में निर्णय था, वो लगभग सार्वजनिक हो चुका है। उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा को निरस्त किया है, और सीबीएसई की परीक्षा को कराने के तरीकों के बारे में, जो इंटरमीडिएट की परीक्षा थी, उसके बारे में उन्होंने राज्यों से सुझाव मांगे थे। हम लोगों ने भी अपने सुझाव दिए हैं, लेकिन साथ में निवेदन भी किया है कि जो 12वीं की कक्षा के संदर्भ में जो सीबीएसई बोर्ड के बारे में उन्होंने निर्णय, या उत्तर प्रदेश में की स्थिति के बारे में केंद्र ने पूछा था, वहाँ पर अगर देखें तो पूरे देश में लगभग 14 लाख के आसपास विद्यार्थी सीबीएसई बोर्ड में होंगे, और लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर हम तुलना करेंगे तो केवल उत्तर प्रदेश में अकेले 56 लाख बच्चे यहाँ पर हमारे बोर्ड में है, प्रयागराज बोर्ड में। तो जो हमारी रणनीति है, कहीं व्यापक भी होगी और कहीं वास्तविक धरातल पर भी हम उसको कर लेंगे। कोई भी जो परिवर्तन है वो आकस्मिक रूप पे हमारे द्वारा 1, 2, 3 दिन में हो जाएगा, 4 दिन में हो जाएगा व्यवस्थाओं में। ऐसा करना इसलिए संभव नहीं होता क्योंकि परीक्षा की तैयारी के लिए हम लोगों को 4 से 5 महीने की आवश्यकता पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। और इन 4 से 5 महीनों की तैयारी के बाद हम लोग परीक्षा कराने की स्थिति में पहुंचते हैं। इसलिए तैयारी हमारी सारी है। शासन का जो भी निर्णय होगा, सारे परिस्थितियों का पर विचार करने के बाद उसके अनुसार हम लोग कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। दिनेश जी, चूंकि बहुत बड़ा प्रदेश है और उसमें शिक्षा के लिए भी अगर कोई फैसला होगा, परीक्षा के लिए कोई फैसला होगा, तो उसकी तैयारी, और आपने जैसा कहा कि हमारी प्लानिंग रहती है और है भी, लेकिन निर्णय जो होगा उसके अनुरूप ही आगे की व्यवस्था दी जाएगी। ठीक उसी तरह इस बड़े प्रदेश में तमाम लोगों को बुनियादी जरूरतों को पहुंचाना, उनकी समस्या का निवारण करना, यह भी इतना आसान नहीं है। निगरानी समितियों का जब गठन किया गया और उनकी जिम्मेदारी तय की गई, उससे कितना बड़ा परिवर्तन आपने देखा कोरोना की इस लड़ाई में। और अभी भी तमाम ऐसे ग्रामीण अंचल हैं, तमाम ऐसे गांव हैं जहां पर सरकार पहुंच नहीं पा रही है या पहुंचने की कोशिश कर रही है, तो वहां उसके सामने दूसरी चुनौतियां खड़ी हो जा रही हैं। उस लिहाज से आप लोग कैसी प्लानिंग कर रहे हैं अगर हम थर्ड वेव की तैयारी को देखें? देखिए, निश्चित रूप में गाँव में अब हमारा जो व्यापकता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है और लोगों में जागरूकता भी बढ़ रही है। पहले जिस प्रकार से लोग में संशय था, टीकाकरण के प्रति लोगों में संशय था, टेस्टिंग के प्रति, धीरे धीरे जो निगरानी समितियों के माध्यम से जो चुने गए प्रधान हैं या जनप्रतिनिधि हैं, उनके माध्यम से इन शंकाओं को हम लोग मिलकर समाज के साथ समन्वय स्थापित करके सरकार, मैंने कहा ना, 97,000 गाँव में 70,000 के आसपास निगरानी समितियों के माध्यम से, जहाँ हमारे स्वास्थ्य कर्मी लगे हैं, सरकार के लोग लगे हैं, चिकित्सक लगे हैं, वहीं ये लोग भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, निगरानी समिति के लोग हैं, ये सारे लोग भी मिलके इस कोरोना के जंग को साथ में लड़ रहे हैं। दिनेश जी, बहुत सारे लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया है, ये दुखद है। सरकार की संवेदना तो रहती ही है, लेकिन उसके साथ साथ उनकी कुछ आवश्यकताएं हैं या फिर उनकी कुछ मांग है। तमाम पार्टी भी इसको लेकर अपनी अपनी राय रख रही हैं, कुछ राज्यों में इसको लेकर कुछ ऐलान किए गए हैं। इस पर उत्तर प्रदेश की सरकार किस तरीके की प्लानिंग कर रही है ताकि जिन्होंने अपनों को खो दिया, कम से कम उनको संबल मिल सके, सहायता मिल सके? देखिए, मैं एक ही लाइन में कह सकता हूं
कि उत्तर प्रदेश में जो भी निराश्रित बच्चे या परिवार होगा, उनके आश्रय का साधन सरकार बनेगी और सरकार सभी तरीके के उनके लिए व्यवस्थाएं हो सके, इसके लिए कृत संकल्प है। और किसी को अकेलापन या असहाय महसूस न हो, इसके लिए सरकार कोशिश कर रही है और जल्द ही व्यापक रणनीति माननीय मुख्यमंत्री जी सबके सामने प्रस्तुत करेंगे। दो आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा दिनेश शर्मा जी। एक सवाल जो पिछले दिनों में आपने खुद कहा कि दो दिन ऐसे थे जो कि वाकई बहुत ज्यादा गंभीर हो गए थे और फिर उसके बाद हमने स्थिति को संभाला, लेकिन उसी बीच में राजनीति की हलचल बहुत तेज हो गई। अब ये मैं राजनीति वाला सवाल आपसे ले रहा हूं क्योंकि जहां एक तरफ सरकार जिम्मेदारी निभाती है और विपक्ष अपनी मांग करता रहता है या सवाल उठाता है, ये उसका अधिकार भी है, उस बीच में वो मौका भी देखता है कि अब क्या ये मौका आ गया है। क्या वहां पर आप उन चीजों पर निगरानी रख रहे हैं राजनीतिक तौर पर, एक पार्टी के तौर पर, सरकार के तौर पर? सवाल नहीं है। देखिए, इस समय कोरोना का संक्रमण जब हो और महामारी की स्थिति हो, प्रदेश संकट में हो, तो मैं नहीं समझता हूं कि किसी भी देश का कोई आप उदाहरण लीजिएगा कि विपक्ष इस प्रकार का प्रतिद्वंदी बनके और महामारी का भी लाभ उठाने का प्रयत्न करेगा। ऐसा उदाहरण कहीं आपको देखने में शायद ही मिले। मेरा इस बारे में इतने ही सम्मानित जो विपक्ष के नेता हैं उनसे आग्रह होगा कि हम लोग वाद प्रतिवाद, आरोप प्रत्यारोप के दौर से तमाम समय गुजरे हैं, लेकिन संकट का समय है। इस समय हमको मिलकर काम करने की जरूरत थी। जो सहायता मिलनी चाहिए थी विपक्ष ने अभी तक नहीं किया है। भविष्य में वो सहयोग करेंगे, उनसे मेरी अपेक्षा यही रहेगी। दिनेश जी, आखिरी सवाल। संगठन में भी कुछ फेरबदल की बात हो रही थी। पिछले दिनों में शीर्ष नेतृत्व की एक बड़ी बैठक हुई और फिर उसके बाद किसी को आकस्मिक तौर पर बुलाया भी गया दिल्ली। क्या वहां पर कोई हलचल है? आप बड़े मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं, मुझे पता है कि शायद आप इसका जवाब अपने हिसाब से ही देंगे, लेकिन किस तरीके के फेरबदल की बात हो रही थी संगठन में? क्या कुछ ऐसी चर्चा हो रही है? देखिए, आप लोग इसको बोल रहे हैं और अगर मैं व्यक्तिगत तौर पे अपने आप को मैं बोलूं तो मुझे किसी प्रकार की इस प्रकार की ना तो सूचना है, ना ही इस प्रकार की कोई मुझे जानकारी है, क्योंकि संगठन हमारे वहाँ सर्वोच्च होता है जी, बिल्कुल। और चाहे वार्ड का या ब्लॉक का या हमारा बूथ का संगठन हो, चाहे केंद्र का संगठन हो, संगठन का जो दिशा निर्देश होते हैं, जो निर्णय होते हैं, उनको निचले स्तर तक के कार्यकर्ता सहज भाव में स्वीकार करते हैं और संगठन भी पार्टी और ऐसे बढ़ के जनता के हितों को देखकर अपना निर्णय, अपने कार्यशैली को तय करती है। और मैं समझता हूं कि अभी तक का जो जिन बातों की आप चर्चा कर रहे हैं, इसकी जानकारी केवल आपके माध्यम से मुझे है या कुछ लोगों के द्वारा इस प्रकार की चर्चाएं पहले करी गई होंगी मीडिया या सोशल मीडिया के माध्यम से। जो पार्टी स्तर पर है वो कोई सूचना ना तो मुझे पहले थी ना आज है। लेकिन पंचायत चुनाव के नतीजों के बाद उस नतीजे के आधार पर तो आत्ममंथन चल रहा था, ये तो आपको खुद भी जानकारी आप इसको क्या कहते हैं? पंचायत चुनाव के नतीजे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने आशातीत सफलता प्राप्त करी है। जहां हमारे चिन्ह पे नहीं थे, वो हमारे जो संगठन के लोग थे वो जीत कर आए हैं और आगे आप इनके परिणाम देखिएगा कि हम जो है गांव-गांव भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, बूथ स्तर तक पे हमारा संगठन है। भारतीय जनता पार्टी कोई व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है, व्यक्ति आधारित नहीं है, हम संगठन आधारित पार्टी हैं, हम कैडर बेस्ड पार्टी हैं और हम निचले स्तर तक के कार्यकर्ताओं के आधार पर अपने कार्यों का संचालन करते हैं। दिनेश जी, एक बहुत संक्षेप में सवाल। आईटीवी फाउंडेशन जो हमारा परिवार है, हम भी तमाम तरह की योजनाएं चलाते हैं और तमाम तरह से लोगों को सहायता मिल पाए इसकी कोशिश करते हैं। आईटीवी फाउंडेशन की तरफ से भी दवाओं को इकट्ठा करना, उसका वितरण करना, गरीब सदस्यों को, गरीब परिवारों को, उनके लोगों तक ये दवाएं पहुंचाना और भी तरह की कोशिशें हमारी लगातार जारी हैं, जो कि सरकार को इसकी जरूरत भी होती है, हर एक क्षेत्र के लोगों के सहयोग की। क्या कहेंगे? मैं आपको धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूँगा कि आपका फाउंडेशन अच्छा काम कर रहा है और आपके माध्यम से मैं प्रदेश के उन सारे सामाजिक संगठनों को, संस्थाओं को, धार्मिक संस्थाओं को जो सरकार के सहयोग जनहित में वो जनता के लिए इस कोरोना संक्रमण की लड़ाई में सहयोग कर रहे हैं, सभी साधुवाद के और धन्यवाद के पात्र हैं, प्रशंसा के पात्र हैं। हमारी संस्कृति और संस्कार में ही रग रग में बसा है कि हम दूसरों के लिए काम करें
तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी पहल है और इस पहल का सभी को स्वागत करना चाहिए। बहुत शुक्रिया दिनेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा हमारे साथ मौजूद थे और उनका कहना है कि देखिए कोरोना काल में जो यूपी का फॉर्मूला है उसकी आज चर्चा वैश्विक स्तर पर हो रही है, लेकिन वो चर्चा करने के लिए फॉर्मूला नहीं लाया गया था, बल्कि लोगों की जान बचाने और लोगों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार ने कोशिश की थी और उसका नतीजा अब सकारात्मक तौर पर निकल रहा। न सिर्फ मौजूदा परिस्थितियों में जो इस वक्त की स्थिति है उससे हमें लड़ना है, बल्कि उसके साथ साथ हमें आगे के लिए भी तैयार रहना है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार उस दिशा में भी आगे बढ़ रही है और अपनी तरफ से थर्ड वेव की अगर कोई आशंका है तो उसकी तैयारी भी कर रही है। एक छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। चलिए इस बीच में एक बड़ी खबर जरा हम आपको बता देते हैं, उसके बाद हम ब्रेक लेंगे। बड़ी खबर दिनेश शर्मा जी से हमने जब चर्चा की तो देखिए सीएम तीरथ आज कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण करेंगे। उत्तराखंड से खबर आ रही है, गढ़वाल मंडल विकास निगम बड़कोट